सारे डीएसओ। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है डेमोक्रेटिक मंकीज पर। मैं हूं अनुज। दोस्तों, आज का विषय बहुत गंभीर है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस विषय पे जो हमारे देश को विकसित भारत बनने से रोकने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है। आप सबको याद होगा, मैंने अपने इंट्रो में ये कहा था कि विकसित भारत के सपने को पूरा करने में अपना जो भी योगदान है, छोटा बड़ा, वो मैं देने के लिए तत्पर हूँ और वो मैं देना चाहता हूँ। इसलिए आज की तारीख में जो सबसे गंभीर समस्या है उस रास्ते में उस पे बात करना मैंने सब अपनी प्राथमिकता समझा और इसीलिए मैं आज इस विषय को लेके आया हूँ। और दूसरा कारण ये है कि इस समय भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई भी चैनल या कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर इस बारे में ना बात कर रहा हो, लेकिन एक अच्छी खासी संख्या में लोग आज एक विषय के बारे में बात कर रहे हैं। वो है यूजीसी के द्वारा लाए गए नए इक्विटी रेगुलेशंस। इक्विटी रेगुलेशंस हैं क्या? इसकी भूमिका बनी रोहित वेमुला एक्ट के आधार पर और एक नया नियम, एक नया रेगुलेशन लागू किया गया है 13 जनवरी 2026 से यूजीसी द्वारा सारे हायर एजुकेशनल कैंपसेस में। इसको नाम दिया गया है यूजीसी रेगुलेशंस फॉर इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ऐसा कुछ इसका नाम है, 2026। इसमें यह कहा गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के जो भी छात्र या लोग हैं, स्टाफ, इस रेगुलेशन में सिर्फ छात्र या छात्राएं ही नहीं, अन्य फैकल्टी मेंबर्स भी शामिल आएंगे। इसके अंतर्गत उनको भी सम्मिलित किया गया है, कैंपस में जाने वाले हर व्यक्ति को। तो इसमें यह कहा गया है कि कैंपस के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ एससी, एसटी, ओबीसी और विकलांग या महिला के साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार या जाति आधारित शोषण या दुर्व्यवहार ना हो, इसको रोकने के नियम बनाए गए हैं। लेकिन दुर्व्यवहार की परिभाषा क्या होगी वो साफ नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन किसको कहेंगे उसको क्लियरली नहीं बताया गया। दूसरी बात, इसमें हर वर्ग को जोड़ा गया, एससी, एसटी, ओबीसी, महिला। छोड़ा कौन गया? सिर्फ सामान्य वर्ग। क्यों? सामान्य वर्ग के साथ क्या दुर्व्यवहार नहीं हो सकता? इस देश को आज भी याद है, और जिनको नहीं याद है, जो नई जनरेशन है, हो सकता है उनको ना पता हो, इस देश में तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार का नारा भी लगा है। और उसको अभी याद दिलाया है 17 तारीख को रोहित वेमुला की मृत्यु बरसी, डेथ एनिवर्सरी के 10वें साल पर अभी 17 तारीख को दिल्ली की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में इन्हीं लेफ्टिस्ट गैंग के द्वारा ये नारे लगाए गए। तो क्या सामान्य वर्ग के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार नहीं होता? इसको दुर्व्यवहार की श्रेणी में नहीं लाएंगे? फिर आप इस नियम से एक पूरे वर्ग को कैसे बाहर कर सकते हैं? अगर आप प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं, कि आप इक्विटी लाने की बात कर रहे हैं, आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार रोकने के लिए ये नियम लाए हैं, तो उसमें से आपने एक पूरे के पूरे वर्ग को बाहर करके यही तो साबित किया कि ये पूरा का पूरा वर्ग हमेशा इस तरीके के कारणों के लिए जिम्मेदार है और इनके साथ किसी भी तरीके का कोई दुर्व्यवहार नहीं होता। यही हमेशा दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। मतलब इस देश में जनरल पैदा होना पाप हो गया है क्या? क्योंकि इस देश का जनरल जो है वो हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन फेस करता आया है। भले एडमिशन हो, फीस देनी हो, नौकरी के लिए अप्लाई करना हो, नौकरी मिलनी हो, प्रमोशन मिलना हो, हर जगह वो रिजर्वेशन को फेस करके कंपटीशन झेलता है। क्या वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? लेकिन फिर भी आपने एक लॉजिक दिया जो कि पूरी की पूरी तरह वामपंथियों द्वारा गढ़ा गया लॉजिक है, जाति व्यवस्था वाला। लेकिन जनरल ने उसको स्वीकार किया कि ठीक है, आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ या जिस कारण से भी आप पीछे रह गए, तो आपको रिजर्वेशन देके बराबरी का हक दिया जाए, आपको बराबरी में लाया जाए, आपको उन्नति में सहायता दी जाए। और उस कंपटीशन को झेलने के बावजूद आप इस तरीके के नए नए कानून लाएंगे जिससे कैंपस में इक्विटी की जगह आप दूरियां पैदा करेंगे। दूसरी बात, सामान्य वर्ग के जो छात्र कैंपस में जाएंगे, क्या वो सामान्य रूप से पढ़ाई कर पाएंगे? क्या वो इस तरीके से आशंकित नहीं होंगे कि उनके खिलाफ इन कानूनों का दुरुपयोग होगा? क्योंकि इस देश में जो कानून है उनका सदुपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग होता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण SC ST एक्ट है। वो भी तो SC ST को सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है, लेकिन क्या उसका दुरुपयोग नहीं होता? कौन नहीं जानता? मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, समाज नहीं जानता, सरकार नहीं जानती, हर किसी को मालूम है। NCRB का डेटा है
SC/ST एक्ट में कन्विक्शन रेट लगभग 32% के आसपास है, बाकी के एक्विटल होते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वकालत करता हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि SC/ST एक्ट का सदुपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग कैसे होता है, कितने फर्जी मुकदमे दाखिल होते हैं और उनका आखिर में अंजाम क्या होता है। इसीलिए कह रहा हूँ, सिर्फ कानून बनाने से सुरक्षा नहीं प्राप्त होती, और समाज के एक वर्ग को आप सीधे सीधे अक्यूज बना दीजिए किसी भी कार्य के लिए, क्या वो जायज़ है? इस बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं सीधे सीधे सरकार को भी दोषी नहीं ठहराता। क्यों? क्योंकि इसी सरकार में बहुत सारे ऐसे अच्छे काम हुए हैं जो देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी थे। टैक्स को लेके बहुत सारे सुधार हुए हैं और भी बहुत अच्छे काम हुए हैं। विदेश नीति को लेके बहुत सारे अच्छे काम किए गए। लेकिन एक ऐसा तंत्र है जो इस सरकार में आज तक बचा हुआ है, जहां पे वामपंथियों ने अपनी जड़ें जमा रखी हैं और जिसने इस देश की संस्कृति को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो है इस देश के शिक्षण संस्थान, जिनका समय समय पे आपको एक नमूना देखने को मिलता है, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में, कभी अब ये दोबारा तिलक तराजू वाले नारों के रूप में, कभी कुछ। लेकिन इस तरीके का कानून बना के आप उनके ही एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हो। इन रेगुलेशंस की शुरुआत कहाँ से हुई उसका थोड़ा सा बेस बता देता हूँ। रोहित वेमुला नाम का एक केस हुआ था। रोहित वेमुला नाम का एक लड़का था जिसने यूनिवर्सिटी कैंपस में, शायद बेंगलोर में, सुसाइड किया था। उसको लेके पूरे देश में बहुत सारी आउटरीच हुई, बहुत बवाल हुआ। लेकिन और ये कहा गया कि उस लड़के के साथ जाति आधारित भेदभाव हुआ था, इसलिए उसने सुसाइड किया। लेकिन बाद में जांच में यह पाया गया कि वो लड़का SC नहीं, OBC कम्युनिटी से बिलोंग करता था। लेकिन जो भी है, अब एक और केस आता है उसके बाद। आबिदा सलीम तड़वी प्लस अनदर, आबिदा सलीम तड़वी एंड अनदर। अनदर कौन? रोहित वेमुला की फैमिली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस नंबर 1149/2019, 2019 का 1149 नंबर का केस। आबिदा सलीम तड़वी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आबिदा सलीम तड़वी एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को जो है दूर करने के लिए रूल्स बनाने चाहिए, रेगुलेशंस बनाने चाहिए, और उसी को फॉलो करने को लेकर ही ये रेगुलेशन लागू किए गए हैं। सरकार अपना ये पल्ला झाड़ लेगी कह के, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, उसको लेकर ही हमने इस तरीके का रेगुलेशन बनाया। ये कह के आप पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे, क्योंकि जब ये रेगुलेशन अभी ड्राफ्ट स्टेज पे थे तो इनमें एक प्रोविज़न था कि अगर कोई गलत शिकायत करता है, फर्जी शिकायत करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फाइनल स्टेज आते आते आपने वो प्रोविज़न भी निकाल दिया। मतलब अगर कोई जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के खिलाफ या जनरल कैटेगरी के व्यक्ति के खिलाफ झूठी शिकायत करा दे तो उसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है? कोई प्रावधान नहीं है। क्यों निकाला गया ये प्रोविज़न? अगर बराबरी ही लानी थी तो झूठी शिकायत करने वालों को संरक्षण क्यों दिया गया? हम तो यही कहेंगे ना, अगर आपने वो प्रोविज़न इसमें से निकाल दिया है तो। इसलिए मेरी सिर्फ एक विनती है अपने समाज से कि जाति के आधार पे इस तरीके का भेदभाव मत पैदा करिए। ऐसे कानून जातीय भेदभाव को दूर नहीं करते और ज़्यादा बढ़ाएंगे। कैंपस को कैंपस रहने दीजिए, वहाँ बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, हर तरीके की बातें होती हैं। वहाँ पे अगर उनके ऊपर एक आप इस तरीके का कानून की तलवार लटका देंगे कि वो खुलकर सांस ना ले पाएँ, हर समय ख़तरा महसूस करें, और एक वर्ग को आप इतना प्रिविलेज बना दें कि वो जब चाहे जैसे चाहे दूसरे वर्ग को टारगेट कर सके, झूठी अपनी किसी भी तरीके की कोई भी व्यक्तिगत दुश्मनी या खुन्नस निकालने के लिए। इसी रेगुलेशन में एक क्लॉज है जिसमें इक्विटी स्क्वाड बनाने की बात की गई है। उसमें कहा गया कि SC ST OBC वर्ग के लोगों, छात्रों और उनको लेके एक स्क्वाड बनाया जाएगा जो कि वल्नरेबल स्पॉट्स पर घूमते रहेंगे और देखेंगे मतलब कहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उनका ये काम होगा। उस स्क्वाड के जो मेंबर्स होंगे, क्या उनकी नीयत 100% प्योर होगी, या उनमें से ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसकी कैंपस के किसी व्यक्ति से या किसी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति से किसी भी तरीके की, मान लीजिए किसी बात को लेके अनबन है, दुश्मनी है, खुन्नस है, क्या वो इस तरीके के कानूनों के जरिए वो अपनी दुश्मनी नहीं पूरी करेगा?
हम सरकार पे इस तरीके का कोई सवाल नहीं उठा रहे जैसा बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे, हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर नहीं बोल रहा, लेकिन सोशल मीडिया पे हज़ारों ट्वीट्स, हज़ारों पोस्ट इस विषय को लेकर बनी हुई हैं, पड़ी हुई हैं। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स इस पर वीडियो बना रहे हैं और बहुत सारे लोग तो सीधे सीधे सरकार को कह रहे हैं कि सरकार सवर्ण विरोधी है। लेकिन मैं नहीं मानता कि मोदी जी अपने कोर वोट बैंक को, क्योंकि उनको भी पता है कि भाजपा का कोर वोट बैंक सवर्ण है, सीधे सीधे टारगेट करेंगे या सीधे सीधे फॉर ग्रांटेड लेंगे। लेकिन उनकी सरकार के अंदर इस तरीके के जो एलिमेंट घुसे हैं, जो इस तरीके का कार्य करवा रहे हैं, आप तर्क देते हैं कि जो इस तरीके की बॉडीज़ हैं या ऑटोनोमस हैं और हम उनके कार्य में दखल नहीं देते, लेकिन ऑटोनोमस बॉडी होने के नाम पे इस तरीके के जो एलिमेंट हैं जो आपकी नाक के नीचे इस तरीके के गलत काम करवाते हैं, उनको आपको पहचानना पड़ेगा और उनको निकाल बाहर करना पड़ेगा, वरना ये आपके लिए ही मुसीबत पैदा कर देंगे। और क्षमा कीजिएगा, हमारे यहाँ एक कहावत है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी बचे न पूरी पावे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सामान्य वर्ग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में आपको वोट देगा, आप चाहें जो करते रहें, तो क्षमा करिएगा, सामान्य वर्ग आपका बंधुआ नहीं है। वो आपको वोट देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र प्रथम आपके लिए है। और सामान्य वर्ग के लोग ये सोचते हैं कि भारत की प्रगति और भारत का विकास वो आप कर सकते हैं। आपने आज तक बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, इसलिए प्लीज़ कृपया इस तरीके के कोई कार्य ना करें जिससे समाज में विघटन पैदा हो। आप भारत को जोड़ने की बात करते हैं, आप कहते हैं बटोगे तो कटोगे, आपको एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हमारे योगी जी का नारा देते हैं। तो इस तरीके का कोई कार्य मत करिए जिससे ये मैसेज जाए कि आप कहते कुछ और हैं और असलियत में करना कुछ और चाहते हैं, सिर्फ आप वोट बैंक को साधना चाहते हैं। सामान्य वर्ग को ये मैसेज मत दीजिए, क्योंकि मान लिया आपने अभी महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव और सारे नगर पालिका चुनाव में बहुत अच्छी जीत हासिल की, बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन अभी बंगाल का चुनाव आपके सामने है, बंगाल में ममता बनर्जी को आप हरा नहीं पा रहे हैं। क्यों? भद्रलोक कभी आपके साथ नहीं था। और अगर आप इस तरीके के उल्टे सीधे कानून बनाएंगे तो क्या बंगाली भद्रलोक आपके साथ आएगा? क्षमा करिए, कभी नहीं आएगा। आप कभी ममता बनर्जी को हरा नहीं पाएंगे। और मैं सिर्फ इलेक्शन जीतने हारने की बात नहीं कर रहा, ये देश की बात है, विकसित भारत के बनने की बात है, देश की एकता अखंडता की बात है। जहां हर जाति हर वर्ग के लोगों का विकास होगा तभी भारत विकसित बनेगा। इसलिए इस तरीके के फालतू कानून बनाना बंद करिए। इनमें जो कमियां हैं, जिस बात के लिए लोग गुस्सा कर रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं, उन कमियों को दूर करिए। सामान्य वर्ग के साथ दुर्व्यवहार की आप बात करते हैं, इसी तरीके की नेताओं की राजनीति की वजह से 1990 के दशक में, नए लोगों को शायद ना पता हो, 90 के दशक में राजनेताओं की इसी तरीके की पॉलिसीज की वजह से जातीय नरसंहार शुरू हुआ था बिहार में। फिर क्या हुआ था? उसके जवाब में बनी थी रणवीर सेनाएं। आप क्या ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि पूरे देश में रणवीर सेनाएं बन जाएं? किस तरफ लेके जाना चाहते हैं आप इस देश को? मोहन यादव, एमपी गवर्नमेंट ने अभी पिछले कुछ दिनों पहले 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई विवाद चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में एक वाद चल रहा था। उसमें एक हलफनामा, एक एफिडेविट दाखिल किया जिसमें यह लिखा हुआ है कि हमारे प्रभु श्री राम, जो पूरे भारत की आस्था का केंद्र है, हमारा जीवन जिनसे जुड़ा हुआ है, उनको जातिवादी हत्यारा बता दिया गया। उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि वो एफिडेविट तो कांग्रेस के ज़माने का था, वो कांग्रेस के ज़माने की रिपोर्ट थी। ठीक है, मान लिया वो कांग्रेस के ज़माने की रिपोर्ट थी, पर दाखिल तो आपने किया, तो उसको सुधारना किसकी जिम्मेदारी थी? आपकी जिम्मेदारी है ना। ऐसे कार्य मत करिए जिससे समाज में विघटन पैदा हो, समाज के एक वर्ग की आस्था को चोट पहुंचे। आखिर में केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जितना सरकार इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, उतना ही हमारा समाज भी जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में कुछ लोगों को ठेका दे दिया गया है पूरे समाज का, सारी जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है। गिने चुने कुछ लोग हैं जो समाज की हर परेशानी को, हर चीज़ को लेके खड़े हो जाएं लड़ने के लिए। विष्णु शंकर जैन, जय साईं दीपक, संजय दीक्षित और 2-4 लोग। उसके अलावा और आपके सामने कौन है? बहुत बड़ा इकोसिस्टम, उससे लड़ना है आपको। तो सरकार की जितनी जिम्मेदारी है उससे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी है। इन लोगों की नज़र से ये बच गया, बन गया ना नियम।
तो जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही जिम्मेदारी समाज की भी है, हमारी सिविल सोसाइटी की है, हम सब की है। सरकार जितनी जिम्मेदार है वो हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं। इसलिए कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आवाज़ तो उठा सकते हैं। धरना मत करिए, प्रदर्शन मत करिए, बवाल मत करिए, अपनी आवाज़ तो ढंग से उठाई जा सकती है। और कुछ नहीं कर सकते। जो भी इस विषय को उठा रहा है, मैं जानता हूँ, मेरा चैनल बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा चैनल है, नया चैनल है। मैं इस विषय को लेकर वीडियो बना रहा हूँ, आप पूरा देखेंगे तक नहीं। भाई साहब, समाज को बचाना है, देश को बढ़ाना है, तो कुछ ना कुछ एफर्ट सबको करने पड़ेंगे, वरना वो दिन बहुत दूर नहीं है जब जनरल को ये कह दिया जाए कि या तो जाओ हिंद महासागर में डूब मर जाओ या किसी धरती कोने में दबा दिए जाओ, उसके अलावा कोई जरिया बचेगा नहीं। और कोई जगह है जाने की, रहने की? कहाँ जाएंगे? इस गोला पे नहीं रहेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये गोला पे नहीं रहने लायक नहीं, कहीं और गोला पे ढूंढना पड़ेगा। अभी तक वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई कि आप ये पृथ्वी वाला गोला छोड़ किसी और गोले पे जाके रहने लगोगे। इसलिए इस भ्रम से बाहर निकलिए। सरकार आपने बनाई है, हमने बनाई, हम सबकी सरकार है। सरकार को उसकी गलतियों का एहसास करवाइए। जो भी नियम बने वो सबके लिए बराबर हो और किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई पक्षपात ना हो। इस विषय को लेकर आवाज़ उठाइए। अगर आपको लगता है कि मैं सही बात कह रहा हूं तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, उनको डिटेल्स बताइए इस विषय की। क्योंकि मैंने अपने जानने वाले ज़्यादातर लोगों से पूछा, किसी को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। यही कहना चाहता हूं आपसे और इसी के साथ आप सबसे विदा लेना चाहता हूं। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके हमें अपने सुझाव दीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा उस बारे में भी बताइए, और कोई विषय ऐसा आपको लगता हो जिस पर मुझे बात करनी चाहिए तो कृपया कमेंट करके वो भी बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि उस विषय पर बात करूँ। नमस्ते, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।